दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी लेके आ गया हूँ। इस मूवी में हम देखेंगे मुंबई के समुंदर के अंदर पुलिस को एक फिल्म स्टार की लाश मिलती है और बाद में पुलिस को इससे जुड़ा हुआ एक मर्डर एंगल भी मिल जाता है और इस मूवी के अंत में जब इसका खुलासा होगा तब आपका होश उड़ जाएगा। तो चलो यार बिना टाइम बर्बाद करते हुए साथ में मिलके इस मूवी को देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक कार फुल स्पीड से आता है और अचानक से राइट टर्न लेके समुंदर के अंदर चला जाता है। जब ये हादसा हुआ तब उस जगह पे सिर्फ 3 लोग थे, उनमें से एक पेपर वाला था और 2 होमलेस बंदे थे। फिर अगले दिन पुलिस जब उस गाड़ी को बाहर निकालती है तो वो देखते हैं कि कल रात एक्सीडेंट में मरने वाला बंदा कोई और नहीं फिल्म स्टार अरमान कपूर है। तो इस केस को इंस्पेक्टर शेखावत सर लीड करते हैं और सब इंस्पेक्टर देवव्रत उन्हें असिस्ट करता है। फिर सबसे पहले शेखावत सर उन तीनों से पूछताछ करते हैं जो कल इस हादसे के टाइम यहाँ पे थे। फिर वो बताते हैं कि सर गाड़ी सामने से आ रही थी पर अचानक से राइट टर्न लेके समुंदर के अंदर घुस जाती है। फिर शेखावत सर कहते हैं क्या गाड़ी के सामने अचानक से कोई आ गया था? तो वो कहते हैं नहीं सर, रोड पे कोई नहीं था, रोड बिल्कुल खाली था। फिर शेखावत सर पूछताछ करने के लिए अरमान के घर जाते हैं और यहाँ पे हम अरमान की पत्नी सोनिया और उसके बचपन के दोस्त संजय को देखते हैं। फिर पूछताछ के दौरान शेखावत सर को ये पता चलता है कि अरमान के साथ हमेशा उनका स्पॉट बॉय होता है और उन्हें ड्राइव करना भी पसंद नहीं है, इसीलिए ड्राइवर भी हमेशा उनके साथ ही होता है। पर कल रात अरमान गाड़ी में अकेला था, ना ही उसके साथ कोई ड्राइवर था और ना ही स्पॉट बॉय। फिर दूसरी तरफ हम एक रेड लाइट एरिया को देखते हैं जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन का काम चलता है। ये जगह अरमान कपूर की एक्सीडेंट वाले जगह से थोड़ी ही दूर में होता है। फिर हम तैमूर लंगड़ा नाम का एक बंदे को देखते हैं। वो न्यूज में देखता है कि एक्सीडेंट में अरमान कपूर का मौत हो गया है। फिर वो इसके बारे में शशि को बताता है। ये सुन के शशि शॉक हो जाता है। दोस्तों ये शशि कौन है और क्या करता है ये हमें आगे पता चलेगा। तभी शशि की गर्लफ्रेंड मल्लिका कहती है क्या बात कर रहा है, इसका मतलब शशि तू कल रात सच में अरमान कपूर से मिला था। फिर शशि तैमूर को यहाँ से जाने के लिए कहता है और तैमूर के जाने के बाद शशि मल्लिका को एक थप्पड़ लगाता है और कहता है तुझे मैं प्राइवेट में जो भी बात बताता हूँ वो सिर्फ हम दोनों के बीच में रहना चाहिए, आगे से इस बात का ध्यान रखना। फिर हम देखते हैं तैमूर एक दुकान से शशि के लिए नया सिम लेके आ रहा होता है। तभी वो खिड़की से देखता है कि शशि अपने ही घर के एक जगह से एक ग्रीन कलर का बैग निकालता है। दरअसल उस बैग के अंदर कुछ पैसे थे। शशि उसे एक दूसरे बैग में डाल देता है पर तैमूर को बाहर से ये दिख नहीं रहा था। फिर शशि वापस उस बैग को वहीं पे छुपा देता है। फिर तैमूर घर के अंदर आ जाता है और शशि को नया सिम दे देता है। तो शशि नए सिम को अपने फोन में डालता है और पुराने को वहीं पे फेंक देता है। ये देख के तैमूर शशि से पूछता है कि भाई आप अचानक से नंबर क्यों बदल रहे हो? पर शशि इसका सही से जवाब नहीं देता है, उल्टा तैमूर को यहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर तैमूर यहाँ से चला जाता है पर जाते जाते वो अपने पैर से नीचे गिरा हुआ सिम कार्ड को उठा के अपने साथ ले जाता है और उसे अपने पास ही रखता है। फिर हम देखते हैं अचानक से शशि किसी काम से कुछ दिनों के लिए गांव चला जाता है। दूसरी तरफ शेखावत सर को ये पता चल जाता है कि जिस दिन अरमान कपूर का एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन उसने बैंक से 20 लाख रुपए निकाले थे। फिर शेखावत सर अरमान कपूर के अकाउंटेंट को पुलिस स्टेशन में बुला के उससे पूछताछ करते हैं। वो कहते हैं क्या तुमने पहले भी कभी इतने बड़े अमाउंट का केस अरमान कपूर के कहने पर बैंक से निकाला था? तो अकाउंटेंट कहता है हाँ सर, अरमान सर के कहने पर लगभग 1 साल पहले मैंने बैंक से 10 लाख रुपए निकाले थे और फिर उन पैसों को लेके होटल लीडो के रिसेप्शनिस्ट को दे दिया था। फिर शेखावत सर देवव्रत के साथ होटल लीडो में जाते हैं और 1 साल पहले जो रिसेप्शनिस्ट यहाँ पे काम करता था उसके बारे में पूछताछ करते हैं। तो पता चलता है वो अब यहाँ पे काम नहीं करता है और वो अभी कहाँ पे है ये किसी को पता नहीं है। तो शेखावत सर को यहाँ से निराश होके जाना पड़ता है। तो चलिए हम थोड़ा सा शेखावत सर के पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं। शेखावत सर अपने पत्नी के साथ रहते हैं। दरअसल उनका एक बेटा भी था पर एक एक्सीडेंट के कारण
वो पानी में डूब के मर गया और तब से ये दोनों पति पत्नी हमेशा गुमसुम ही रहते हैं और अपने बेटे की मौत के लिए शेखावत सर हमेशा खुद को ही जिम्मेदार मानते हैं। दरअसल एक दिन इनका पूरा परिवार एक झील के किनारे छुट्टियां मना रहा था और इनके साथ उनके बेटे का दोस्त भी था। फिर हम देखते हैं कुछ देर बाद शेखावत सर और उनकी पत्नी थोड़ा रेस्ट कर रहे होते हैं। तब ये दोनों बच्चे मजाक मजाक में बोट लेके झील के अंदर चले जाते हैं। बोट की आवाज सुन के शेखावत सर झील की तरफ भागते हैं तो वो देखते हैं झील के बीचों बीच वो बोट पलट गई है और दोनों बच्चे डूब रहे होते हैं। तो शेखावत सर तुरंत पानी में कूद जाते हैं और सबसे पहले अपने बेटे की दोस्त को बचा लेते हैं, पर उनका बेटा पानी में डूब के मर जाता है। वो उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं पर वो उन्हें नहीं मिलता है। इसीलिए शेखावत सर आज भी अपने आप को कोसते हैं। अगर उस दिन उन्होंने अपने बेटे का सही से ख्याल रखा होता तो आज भी वो जिंदा होता। तो ऐसे ही मूड ऑफ के साथ शेखावत सर देर रात में पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। तभी उनके सामने रोजी नाम की एक लड़की आती है। दरअसल ये एक प्रोस्टिट्यूट है। वो रात को अपने कस्टमर के तलाश में है। शेखावत सर उसे मना कर देते हैं। वो कहते हैं तुम जैसे सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मैं एक पुलिस वाला हूँ। शेखावत सर से ये सुनने के बाद रोजी कहती है अरे साहब, मैंने तो सोचा था मैं आपको होटल लीडो में ले जाऊंगी और आपको जन्नत का दर्शन कराऊंगी, पर आप तो पुलिस वाले निकले। लगता है आज मेरी किस्मत ही खराब है। फिर शेखावत सर रोजी के मुंह से जैसे ही होटल लीडो का नाम सुनते हैं वो उसे गाड़ी के अंदर बुला लेते हैं और उसे पूछते हैं क्या तुम अक्सर होटल लीडो जाया करती हो? तो रोजी कहती है हाँ सर। तो शेखावत सर कहते हैं देखो, 1 साल पहले वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट था हमें उसकी तलाश है, क्या तुम बता सकते हो वो अभी कहाँ पे है? तो रोजी उस बंदे का एड्रेस शेखावत सर को बता देती है और साथ ही साथ कहती है उसने होटल लीडो में काम छोड़ा नहीं था, उसे एड्स हो गया था, फिर उसे काम से निकाल दिया गया था। बस इतना जानने के बाद शेखावत सर रोजी को गाड़ी से उतार देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन शेखावत सर देवव्रत को रोजी के दिए हुए एड्रेस में भेजते हैं तो उसे सच में उस एड्रेस में होटल का रिसेप्शनिस्ट मिल जाता है और उसे सच में एड्स हुआ है और जिसके चलते वो हमेशा बीमार रहता है। देवव्रत जब उससे अरमान मलिक के अकाउंटेंट के द्वारा दिए गए 10 लाख के बारे में पूछता है तो वो बताता है वो पैसा उसने शशि को दिया था और बदले में उसे 1000 का टिप भी मिला था। दोस्तों ये शशि वही है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। दरअसल ये एक दलाल है, अमीर लोगों के लिए लड़कियां सप्लाई करता है। इसने रोजी को भी कई बार बड़े बड़े कस्टमर के पास भेजा है। फिर पुलिस वाले शशि को ढूंढने में लग जाते हैं, पर जैसे कि हमें पता है शशि तो यहाँ पे है ही नहीं। तो शेखावत सर शशि के बारे में पूछताछ करने के लिए तैमूर को उठा लेते हैं। तो तैमूर कहता है शायद शशि भाई गाँव गए हुए हैं और मुझे इसके अलावा कुछ भी पता नहीं है। फिर शेखावत सर तैमूर को जाने देते हैं, पर इसी पुलिस स्टेशन के एक कांस्टेबल से तैमूर को पता चलता है कि शशि कोई बड़ा गेम कर रहा है। उसने हाल ही में फिल्म स्टार अरमान कपूर से 20 लाख रुपए लिया है और पैसे लेके कहीं पे छुप गया है। कांस्टेबल से ये सब सुनने के बाद तैमूर घर जाता है और शशि का जो सिम कार्ड उसने उस दिन उठाया था उसे अपने फोन में डालता है तो वो देखता है कॉल हिस्ट्री में सिर्फ 2 ही नंबर पड़े थे। वो उन 2 नंबर पे कॉल करता है, एक नंबर तो बंद आता है पर दूसरा नंबर रिंग होता है। तैमूर डर जाता है और कॉल को कट कर देता है, पर थोड़ी देर बाद सामने से उसी नंबर से कॉल आता है। तैमूर उस कॉल को बस उठाता है, वो कुछ कहता नहीं है, पर सामने वाला बंदा कहता है भाई शशि तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे, तू ऐसे बार बार कॉल मत किया कर। इतना कह के वो बंदा कॉल कट कर देता है। फिर अगले दिन पुलिस को शशि की लाश एक मुर्दा घर में मिलता है। दरअसल कल रात मेले में दूर से किसी प्रोफेशनल शूटर ने इसके सर पे गोली मार के इसे जान से मार डाला है। फिर शशि जिस होटल में रुका था पुलिस को वहाँ से एक बैग मिला था जिसमें सिर्फ कुछ कपड़े होते हैं। शेखावत सर जब उस बैग को उठाते हैं
हैं उन्हें वो बैग थोड़ा ज्यादा ही भारी लगता है। फिर वो दोबारा अच्छे से तलाशी लेते हैं तो वो देखते हैं शशि ने अरमान से लिया हुआ 20 लाख रुपए को बैग में बड़े चालाकी से छुपाया हुआ था। दूसरी तरफ हम देखते हैं तैमूर को भी ये पता चल जाता है कि कल रात मेले में शशि को किसी ने मार डाला है। फिर तैमूर को याद आता है कि उस दिन शशि अपने घर में कुछ छुपा रहा था। वो देखना चाहता है कि आखिर शशि वहाँ पे क्या छुपाया है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, शशि के गर्लफ्रेंड बनने से पहले मल्लिका भी कोठे में काम करती थी, पर शशि ने कोठे में पैसे देके उसे वहां से निकाल लिया था। पर अब जब शशि मर गया है तो कोठे के लोग मल्लिका को दोबारा जबरदस्ती वापस उस कोठे में ले जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठा के तैमूर शशि के घर के अंदर चला जाता है और शशि ने जहाँ पे वो ग्रीन कलर का बैग छुपाया था ये वहाँ पे कुछ ढूंढने लग जाता है। उसे वो बैग तो मिल जाता है पर वो बिल्कुल खाली होता है, उसके अंदर कुछ नहीं था। पर उसी जगह पे तैमूर को एक डीवीडी कैसेट मिलता है। बाद में तैमूर जब उसे प्ले करता है तो वो देखता है ये होटल लीडो का सीसीटीवी फुटेज है। यहाँ पे अरमान कपूर रोजी के साथ होटल लीडो से बाहर निकल रहा होता है। दोस्तों इसका मतलब रोजी अरमान कपूर को जानती है। फिर हम देखते हैं अगले दिन शेखावत सर अरमान के घर जाते हैं। यहाँ पे अरमान का दोस्त संजय भी होता है। फिर शेखावत सर उन्हें बताते हैं जो 20 लाख रुपए अरमान ने बैंक से निकाला था हमें वो मिल चुका है। तभी हम देखते हैं संजय को एक कॉल आता है और ये कॉल करने वाला कोई और नहीं तैमूर होता है। वो संजय से कहता है मुझे पता है शशि भाई के मर्डर के पीछे तुम ही हो। तुमने शशि भाई को तो मार डाला पर होटल लीडो का सीसीटीवी फुटेज अभी भी मेरे पास है। मुझे तुमसे 50 लाख रुपए चाहिए। अगर तुमने मुझे ये पैसे नहीं दिए तो मैं ये सीसीटीवी फुटेज सभी न्यूज चैनल्स को भेज दूंगा। इसके बाद आगे क्या होगा तुम समझ सकते हो। दोस्तों अब तक तो आप समझ गए होंगे कि तैमूर को शशि के सिम से जो 2 नंबर मिले थे उनमें से एक नंबर संजय का था और उस दिन तैमूर के फोन पे जो कॉल आया था वो संजय ने ही किया था। फिर उसी दिन रात को हम देखते हैं शेखावत सर का मूड ऑफ होता है क्योंकि अरमान कपूर का केस आगे ही नहीं बढ़ रहा होता है। वो एक जगह पे आके अटक गया था। तभी वहाँ पे रोजी आ जाती है और वो कहती है चलिए सर मैं आपको एक ऐसी जगह पे ले चलती हूँ जहाँ पे मैं अक्सर जाती हूँ और मुझे वहाँ पे सुकून मिलता है। फिर ये दोनों समुंदर के किनारे एक जगह पे जाते हैं। फिर शेखावत सर रोजी से कहते हैं क्या तुम अरमान कपूर को जानती हो? क्या वो तुम्हारे पास कभी आया था? तो रोजी कहती है नहीं सर, अरमान मेरा कस्टमर नहीं था, पर हाँ उसका एक दोस्त था निखिल, वो मेरा रेगुलर कस्टमर था। एक रात निखिल के साथ अरमान कपूर भी आया था और उनके साथ एक और भी बंदा था। उन लोगों ने मुझे एक रात के लिए बुक किया था। फिर अगले दिन हम देखते हैं तैमूर संजय से फिर से पैसे मांग रहा होता है और मजबूरन संजय को 50 लाख रुपए देने के लिए राजी होना पड़ता है। तो तैमूर कहता है तुम पैसे रेडी रखो, तुम्हें पैसे कब और कहाँ देना है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तो रात को किसी काम से शेखावत सर देवव्रत के साथ अपने घर आते हैं तो वो देखते हैं उनकी पत्नी घर पे नहीं होती हैं। दरअसल उनके पत्नी उनके लिए एक नोट छोड़ के गई थी कि वो अपने दोस्त के साथ मूवी देखने जा रही हैं। फिर शेखावत सर जब अपनी पत्नी को कॉल करते हैं तो उनका फोन नहीं लगता है। तो शेखावत सर उनकी दोस्त को कॉल करते हैं और यहाँ से उन्हें पता चलता है कि उनकी पत्नी वहाँ पे नहीं गई है और ना ही आज उनका कोई मूवी देखने का प्लान बना था। दरअसल दोस्तों इन्हीं के बिल्डिंग में एक औरत रहती है। वो कहती है वो आत्मा से बात कर सकती है और एक बार वो शेखावत सर और उनके पत्नी से मिलने भी आई थी और वो कह रही थी कि इनका बेटा उससे बात करता है। पर शेखावत सर को पता था कि ये औरत एक फ्रॉड है, इसीलिए वो उसे साफ साफ मना कर देते हैं और इनके यहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं। और आज जब शेखावत सर की पत्नी घर पे नहीं होती है तो उन्हें लगता है कि ये जरूर उस औरत के घर गई होंगी। फिर शेखावत सर उस औरत के घर जाते हैं और वो देखते हैं उनकी पत्नी सच में यहीं पे होती है। दरअसल वो अपने बेटे से बात करना चाहती हैं। फिर शेखावत सर उस औरत को बहुत डांटते हैं और अपनी पत्नी को अपने साथ लेके यहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में ही इसी बात को लेके इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। फिर अपनी पत्नी को घर पे छोड़ के वो अकेले ही पेट्रोलिंग के लिए निकल जाते हैं। दरअसल उनकी पत्नी की हालत अब ऐसी थी कि शेखावत सर अपने मन की बात भी उनके साथ शेयर नहीं कर पा रहे थे।
इसीलिए वो वापस रोजी से मिलने जाते हैं ताकि उनका मूड थोड़ा सही हो जाए। फिर रोजी से बात करते हुए शेखावत सर कहते हैं, देखो रोजी, अगर तुम्हें इस नर्क से निकलना है तो तुम मुझे कहो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। पर रोजी कहती है, नहीं सर, जब सही वक्त आएगा मैं आपको बता दूंगी और आप मुझे यहाँ से निकाल लेना। और अगर आप सच में मदद करना चाहते ही हो तो अभी के लिए प्लीज शशि की गर्लफ्रेंड को उस नर्क से निकलने में मदद कीजिए, उस बेचारी के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। फिर अगले दिन हम देखते हैं शेखावत सर मल्लिका को उस कोठे से निकाल के अपने साथ ले जाते हैं और उसे एक एनजीओ में छोड़ देते हैं जो इन जैसे बेसहारा लड़कियों की मदद करता है। फिर शाम को हम देखते हैं तैमूर संजय को कल 11 बजे एक रेलवे स्टेशन में पैसे लेके आने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं तैमूर अपना प्लान उसी कोठे में काम करने वाली निर्मला नाम की एक लड़की के साथ शेयर करता है। दरअसल तैमूर निर्मला को पसंद करता है। फिर अगले दिन तैमूर प्लान के मुताबिक स्टेशन पहुंच जाता है और संजय जब पैसे लेके आता है तो ये उसे कहता है, पास ही में एक बाथरूम है, तुम उसके अंदर जाओ और वहाँ पे तुम्हें एक ब्लू कलर का बैग मिल जाएगा। तुम अपने साथ जो भी पैसे लाए हो उन सब को उस बैग में डाल के उस बैग के साथ ट्रेन में चढ़ जाओ। तो संजय वैसा ही करता है। फिर तैमूर संजय से बैग लेके अगले स्टेशन में उतर जाता है। पर यहाँ पे संजय अकेला नहीं था, उसके साथ 2 बंदे और थे और उनमें से एक ने शशि को मारा था। फिर ये दोनों तैमूर का पीछा करने लग जाते हैं। तैमूर को भी पता चल जाता है कि 2 आदमी उसको फॉलो कर रहे हैं। फिर वो बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे थोड़ी देर के लिए उनके नजरों से बच के एक ऐसे जगह पे पहुंचता है जहाँ पे निर्मला पहले से ही बैठी होती है और उसके पास बिल्कुल सेम टू सेम एक ब्लू कलर का बैग होता है। तैमूर पैसों से भरा हुआ बैग को निर्मला के पास रख देता है और वो खाली बैग को अपने साथ ले जाता है। पर ये सब करते हुए ये दोनों ऐसे बिहेव करते हैं जैसे ये दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। फिर हम देखते हैं तैमूर वापस उन दोनों के नजर में आ जाता है, पर इस बार वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता है और स्टेशन के साइड में एक अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया में वो दोनों इसे पकड़ लेते हैं। फिर ये लोग उसका बैग चेक करते हैं तो वो देखते हैं बैग बिल्कुल खाली होता है। फिर ये गुंडे तैमूर का थोड़ा खातिरदारी भी करते हैं। फिर ये लोग संजय को कॉल करके कहते हैं ये बिल्कुल अकेला काम करता है, इसका कोई भी गैंग नहीं है। फिर संजय तैमूर को मार डालने के लिए कहता है। फिर ये लोग तैमूर के ऊपर 3 गोली चला के तुरंत यहाँ से भागने लगते हैं। तभी तैमूर दर्द से कर्राते हुए नीचे गिर जाता है जहाँ पे बहुत सारे मजदूर लोग काम कर रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं सीढ़ियों से 2 बंदे भाग रहे होते हैं। ये लोग उन्हें पकड़ने के लिए उनके तरफ जाते हैं और तभी उनमें से एक बंदे का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर के बेहोश हो जाता है और दूसरा बंदा लोगों को गन दिखा के यहाँ से भाग जाता है। और दूसरी तरफ निर्मला उस पैसों से भरा हुआ बैग को लेके एक ट्रेन में चढ़ जाती है ताकि वो ये जगह छोड़ के यहाँ से हमेशा के लिए चली जाए और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। दरअसल तैमूर ने निर्मला को कहा था मैं तुम्हारे पास वापस जरूर लौटूंगा और अगर ट्रेन स्टेशन से छूटने तक मैं नहीं आ सका तो तुम प्लीज अकेले ही चले जाना, मेरा इंतजार मत करना। और होता भी ऐसा ही है। कहीं ना कहीं निर्मला भी ये समझ चुकी थी कि तैमूर के साथ क्या हुआ होगा, इसलिए निर्मला तैमूर को याद करते हुए रोने लगती है। फिर शेखावत सर को जैसे ही पता चलता है कि तैमूर का मर्डर हो गया है और उसे मारने वाला एक गुंडा अभी अस्पताल में है, तो वो तुरंत उस गुंडे से मिलने अस्पताल जाते हैं और उसे पूछते हैं बता तूने ये मर्डर किसके कहने पर किया। पर पहले तो वो बंदा ये बताने के लिए मना करता है, पर शेखावत सर जब थोड़ा सख्ती करते हैं तो वो बता देता है कि इन सब के पीछे संजय का हाथ है। संजय का नाम सुन के शेखावत सर शॉक हो जाते हैं और फिर रात को अरेस्ट वारंट के साथ संजय के घर पहुंच जाते हैं। फिर संजय जब देखता है कि वो बुरी तरीके से फंस चुका है तब वो शेखावत सर से कहता है कि ये लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे, इसलिए मुझे इन्हें मारना पड़ा। दरअसल 3 साल पहले मैं, अरमान और मेरा एक दोस्त निखिल, हम तीनों पार्टी करने के लिए मेरे फार्म हाउस जा रहे थे, पर निखिल शशि को जानता था तो वो उसे कॉल करता है और शशि हमारे लिए सिमरन नाम की एक लड़की का जुगाड़ कर देता है। फिर हम तीनों होटल लीडो जाते हैं और सिमरन को अपने साथ लेके वहाँ से निकल जाते हैं। हम बस जा ही रहे होते हैं
तभी निखिल सिमरन के साथ गाड़ी में ही शुरू हो जाता है और तभी अचानक से दरवाजा खुल जाता है और चलती गाड़ी से निखिल और सिमरन नीचे गिर जाते हैं। फिर हम निखिल को लेके वहां से चले जाते हैं और शशि को कॉल करके बता देते हैं कि एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ है, ताकि वो सिमरन को अपने साथ लेके उसकी इलाज कर सके। हम लोग सिमरन को अपने साथ इसीलिए नहीं ले गए क्योंकि हम खामोखा पुलिस केस में फंसना नहीं चाहते थे, पर बाद में शशि हमें कॉल करके कहता है कि सिमरन मर चुकी है और फिर शशि हमें होटल लीडो की सीसीटीवी फुटेज भेजता है और ब्लैकमेल करता है। फिर संजय शेखावत सर को वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखाता है, पर उस सीसीटीवी फुटेज को देख के शेखावत सर शॉक हो जाते हैं क्योंकि संजय जिसे सिमरन कह रहा है वो तो रोजी है। फिर शेखावत सर संजय से कहते हैं, अरे ये लड़की तो जिंदा है, लगता है शशि और सिमरन मिलके आपको लूट रहे थे। ये सुन के संजय भी बिल्कुल शॉक हो जाता है। फिर शेखावत सर संजय को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जा रहे होते हैं। तभी अचानक से वो मिरर में देखते हैं कि पीछे की सीट में रोजी बैठी हुई है। इससे पहले कि शेखावत सर कुछ सोच पाते तभी रोजी अचानक से उनकी गाड़ी के सामने आ जाती है, तो उसे बचाने के लिए शेखावत सर तुरंत गाड़ी के स्टीयरिंग को दूसरी तरफ घुमा देते हैं और गाड़ी सीधा जाके समुंदर के अंदर गिरता है। फिर इनकी गाड़ी पानी में डूब जाती है और इस एक्सीडेंट में संजय के सर पे चोट लगने के कारण वो वहीं पे मर जाता है और शेखावत सर दरवाजा खोल के बाहर आना चाहते हैं, पर वो दरवाजा खुल नहीं रहा था। तभी हम देखते हैं रोजी शेखावत सर के पास आती है और बाहर से दरवाजे को खोल देती है और शेखावत सर गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। फिर शेखावत सर बहुत सारे सवालों के साथ रोजी को बस देख रहे होते हैं, तो रोजी उन्हें ऊपर की तरफ धकेल देती है और शेखावत सर बाहर आ जाते हैं, पर रोजी अंदर ही रह जाती है। दरअसल दोस्तों 3 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उस रात रोजी मर गई थी, पर उसकी आत्मा अभी भी इस दुनिया में भटक रही है। वो अपनी मौत का बदला लेना चाहती थी। फिर अगले दिन शेखावत सर रोजी के फेवरेट जगह पे जाते हैं, तो उन्हें वहाँ पे रोजी की कंकाल मिलती है और इस कंकाल के हाथ में वही रिंग होती है जो रोजी हमेशा पहना करती थी। यानी कि दोस्तों रोजी के मरने के बाद शशि ने उसकी लाश को यहाँ पे दफना दिया था। फिर शेखावत सर रोजी की कंकाल को जला देते हैं ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। फिर शेखावत सर को उनके पड़ोस में रहने वाली वो महिला जो भूतों से बात करती है उस पे भी यकीन होने लगता है। फिर शेखावत सर को एक लेटर मिलता है जिसे उनकी बेटे ने उनके लिए लिखा था। फिर शेखावत सर उसे पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा था, पापा मेरे मौत के लिए आप खुद को जिम्मेदार मत मानिए, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है और आप दोनों लड़िए मत, मुझे ये देख के अच्छा नहीं लगता है। जो हो गया है उसे आप चाह के भी बदल नहीं सकते हैं, इसलिए आप उसे जाने दीजिए और आगे बढ़िए। और इसी इमोशनल सीन के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हाँ कमेंट करके भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप आगे भी ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना, ताकि मैं नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करोगे। तो चलो यार आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।